हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते थे जेनेटिकल टर्म्स के बारे में। अब उससे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जब हमने बात की थी जेनेटिक्स टर्म के बारे में, जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, तो हमने देखा था कि जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ये है हेरिडिटी। देखिए जेनेटिक्स के अंदर पूरा जो हेरिडिटी वाला एरा है इसको हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जेनेटिक्स के अंदर मेन जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो ओरिजिनल जो जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, वो एक्चुअल में हमें समझ में आते हैं मेंडल के टाइम से। तो मेंडल को बेस बना के या मेंडल को सेंटर में रखते हुए पूरा जो हेरिडिटी का एरा है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो एरा जो कि मेंडल से पहले वाला था, उसके बाद में आ जाएगा जो भी मेंडल का वर्क है वो हो जाएगा मेंडल वाला एरा, और फिर जो मेंडल के बाद वर्क हुआ है वो हो जाएगा तीसरा एरा। तो फर्स्ट जो एरा है बिफोर मेंडल, इसे हम बोल देते हैं प्री मेंडलिज्म, और मेंडल वाला जो टाइम है उसे हम बोल देते हैं मेंडलिज्म, एंड मेंडल के बाद वाला जो टाइम है इसे हम बोल देते हैं पोस्ट मेंडलिज्म। तो इस तरह से हम हेरिडिटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्री मेंडलिज्म, सेकेंड वन इज मेंडलिज्म, एंड थर्ड वन इज पोस्ट मेंडलिज्म। हेरिडिटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्री मेंडलिज्म, प्री मेंडलिज्म, इसके बाद में आता है मेंडलिज्म, एंड इसके बाद में जो थर्ड एरा है आफ्टर मेंडल, इसे हम बोल देते हैं पोस्ट मेंडलिज्म। पोस्ट मेंडलिज्म कहने का मतलब देखिए मेंडल से पहले जो भी जेनेटिक्स के अंदर डिस्कवरीज हुई है उनके बारे में हम बात करेंगे प्री मेंडलिज्म में। इसके बाद में जो भी पूरा मेंडलियन वर्क है उसके बारे में हम देखेंगे मेंडलिज्म के अंदर। एंड मेंडल के बाद जो भी चीज़ें हमने डिस्कवर की है, जो भी डिस्कवरीज हुई है, जो भी चीज़ें पता चली है, उनके बारे में हम देखेंगे किसके अंदर, पोस्ट मेंडलिज्म के अंदर। देखिए जो पोस्ट मेंडलिज्म है इसकी शुरुआत होती है एक्चुअल में 1900 से। 1900 में जो मेंडल का वर्क है इसकी रिडिस्कवरी की गई थी। तो जब मेंडल का वर्क रिडिस्कवर हुआ वहाँ से जो एरा स्टार्ट होता है आज की डेट तक, इसको हम बोल देते हैं पोस्ट मेंडलिज्म। तो आप ये बोल सकते हो कि जो पोस्ट मेंडलिज्म है इसका जो टाइम पीरियड है यहाँ बोल सकते हैं 1900 ऑनवर्ड्स। 1900 ऑनवर्ड्स, 1900 से आज तक की डेट का जो एरा है इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोस्ट मेंडलिज्म। तीनों के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, प्री मेंडलिज्म के बारे में। देखिए एक्चुअल में अगर देखा जाए मेंडल से पहले जेनेटिक्स के अंदर कोई बहुत सॉलिड जो एविडेंस है या जो बहुत सॉलिड चीज़ें हैं, जो प्रिंसिपल्स है, उनके बारे में पता नहीं चला। हाँ, ह्यूमन बीइंग ने खैर काफ़ी मतलब हज़ारों साल से चीज़ें जानने की कोशिश तो की कि भाई कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जो पेरेंट है, पेरेंट से जब प्रोजेनी बनती है तो उसके सिमिलर ही क्यों होती है, कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्रांसफ़र होता होगा, या क्या चीज़ें हैं जो कि उसके बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब यहाँ पे जो भी अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग जो फिलोसफर थे, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी जो कि मेनली रिलीजियस या हाइपोथेटिकल बेसिस पे थी। कोई यहाँ पे सॉलिड प्रूफ हमें देखने को नहीं मिला था। जैसे अगर हम बात करें करीब 2,500-3 हज़ार साल पहले की बात करें, एक पाइथागोरस जो थे, पाइथागोरस ने दी थी एक मॉइस्ट वेपर थ्योरी। उन्होंने ये बताया कि भाई जो मेल है एंड जो फीमेल है जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं इनकी बॉडी से एक वेपर निकलता है, और जो वेपर होता है इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने की। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये जो वेपर है ये मिक्स होता है, एंड ये जो वेपर है इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और जो इन्फॉर्मेशन है इसकी वजह से प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें जैसे एरिस्टोटल, देखिए जो एरिस्टोटल है वहाँ से हम मानते हैं जो सिस्टेमेटिक बायोलॉजी है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है वहाँ से स्टार्ट हुआ है। सिस्टेमेटिक बायोलॉजी की शुरुआत हुई थी एरिस्टोटल से। उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश की, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था रिप्रोडक्टिव ब्लड के बारे में, एक रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी उन्होंने दी थी। उन्होंने मेनली ये बताया था एक्चुअल में कि जो फीमेल होती है, फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है ये एक तरह से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है प्रोजेनी के फॉर्मेशन के लिए, एंड मेल का जो सीमन है, सीमन एक तरह से प्योरीफाइड ब्लड है। उस सीमन के पास में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस तरह से प्रोजेनी को फॉर्म करना है, कि दोनों जब मिलते हैं तो इस तरह से प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। फिर ये भी आगे रिजेक्ट हो गई। इसके बाद में अगर हम बात करें जैसे ल्यूवेन होक जो थे, इवन जो ल्यूवेन होक के उन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी थी।
उन्होंने बताया था प्री फॉर्मेशन के बारे में कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है एक्चुअल में बहुत मिनिएचर फॉर्म में या मिनिस्क्यूल फॉर्म में उसका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मान लेते हैं सीमन है, सीमन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है बहुत छोटे फॉर्म में, मिनिएचर फॉर्म में उसका फॉर्मेशन हो जाता है और फिर वो आगे चलकर डेवलप होता है। इसको बोलते हैं प्री फॉर्मेशन। इवन जो डार्विन है, देखिए डार्विन काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे, काफ़ी बड़े साइंटिस्ट, एवोल्यूशन में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। लेकिन अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी उनकी जो थ्योरी वो सही नहीं थी। डार्विन ने बताया था पेनजेनेसिस के बारे में कि भाई हर एक जो सेल होती है वहाँ से कुछ सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स निकलते हैं जिनको हम जेम्यूल्स बोलते हैं। ये सारे जो पार्टिकल्स है जेम्यूल्स, ये ट्रेवल होते हैं, ट्रेवल होके पहुँचते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर और वहाँ पे मिलके ये सीमन या जो गैमिड है, गैमिड का फॉर्मेशन करते हैं ये सारे पार्टिकल मिलके, और फिर इस तरह से जो है प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है जब गैमिड्स का फ्यूजन होता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये है कि कई सारी जो चीज़ें थी वो मेनली हाइपोथेटिकल बेसिस पे थी और कहीं ना कहीं ये आगे चल के हो जाती हैं रिजेक्ट। कोई भी जो सॉलिड एविडेंस है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। हाँ, इसमें लेकिन आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि जो प्री मेंडलिज्म वाला टाइम है, इस समय एक थ्योरी काफ़ी फेमस थी जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इसे काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो कई लोग, कई साइंटिस्ट इसे काफ़ी मानते थे क्योंकि नेचर के अंदर कुछ हमें इस तरह के एविडेंस भी देखने को मिलते थे। तो क्योंकि ऑब्जर्व किया जा रहा था नेचर के अंदर, इस वजह से कई लोग मानते थे कि हाँ भाई ये जो थ्योरी है ये सही है। इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। एक ये थ्योरी काफ़ी फेमस थी उस समय, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, देखिए इसमें ये बताया गया कि होता क्या है, जो मेल है, मेल एंड फीमेल के जो कैरेक्टर है वो प्रोजेनी के अंदर जाके मिक्स हो जाते हैं और उस वजह से जो प्रोजेनी है वो थोड़ी सी इंटरमीडिएट टाइप की अपेयर होती है। इसमें ये बताया गया कि मेल एंड फीमेल, देखिए मेल एंड फीमेल, इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं कैरेक्टर्स गेट मिक्स्ड, इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं ये आते हैं मिक्स्ड, जिसकी वजह से जो प्रोजेनी है ये होती है इंटरमीडिएट। प्रोजेनी किस टाइप की होती है? इंटरमीडिएट। तो ब्लेंडिंग, देखिए ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सअप होना। तो इसमें ये बताया गया कि मेल एंड फीमेल के जो कैरेक्टर हैं ये प्रोजेनी के अंदर जो है ब्लेंड हो जाते हैं। इसकी वजह से जो प्रोजेनी है उसका जो अपीयरेंस है थोड़ा सा मिक्स टाइप का हमें देखने को मिलता है, ब्लेंडेड टाइप का देखने को मिलता है। देखिए इसको देने के पीछे भी कुछ रीज़न थे क्योंकि नेचर के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व की गई थी। कई बार ये देखा गया कि भाई जैसे मान लीजिए एक जो पेरेंट है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, दूसरे पेरेंट की जो हाइट है वो थोड़ी कम है और उनकी जो प्रोजेनी है वो होती है इंटरमीडिएट हाइट की। तो यहाँ पे ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं ब्लेंडिंग तो हुई है, जो प्रोजेनी है वो इंटरमीडिएट टाइप की है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि कई बार क्या होता है कि जो स्किन कलर है, मान लीजिए एक जो पेरेंट है उसकी स्किन कलर काफ़ी डार्क है, दूसरा जो पेरेंट है उसका जो स्किन कलर है काफ़ी ज़्यादा लाइट है और उनकी जो प्रोजेनी होती है उसका जो स्किन कलर है दोनों के मीडियम में आता है, तो दोनों का इंटरमीडिएट है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा लग रहा था उनको कि भाई कहीं ना कहीं ब्लेंडिंग हुई है जिसकी वजह से जो प्रोजेनी है कुछ इंटरमीडिएट टाइप की फॉर्म हो रही है। ये भी देखा गया कि हाँ भाई कई बार क्या हो रहा है कि रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर इन प्लांट का जब क्रॉस हो रहा है तो जो फ्लावर मिलता है, जो प्लांट मिलता है नेक्स्ट जनरेशन में, उसमें आता है पिंक फ्लावर। तो रेड एंड वाइट से क्या बन रहा है? पिंक फ्लावर। तो यहाँ भी लगा कि हाँ भाई ब्लेंडिंग हो रही है। तो कई सारे एक्चुअल में एविडेंस इस तरह से मिल रहे थे जो कि बता रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं कुछ मिक्सअप तो होता है। उस वजह से ये थ्योरी दी गई थी, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इसमें बताया गया कि भाई मेल एंड फीमेल के जो कैरेक्टर है वो मिक्स हो जाते हैं और जो प्रोजेनी है वो इंटरमीडिएट टाइप की फॉर्म होती है। इसको फिर काफ़ी समय तक माना भी गया, कई लोग मानते थे। लेकिन करीब 17th या 18th सेंचुरी के आसपास अगर हम बात करें, कई सारे जो प्लांट ब्रीडर्स थे उन्होंने इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने देखा कि भाई हमने तो कई बार एक्सपेरिमेंट किए हैं और अगर ब्लेंडिंग ही होता तो हम बेटर जो ब्रीडिंग करके जो बेटर स्पीशीज़ है, बेटर जो वैरायटी है उसको हम फॉर्म नहीं कर पाते।
तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई ब्लेंडिंग नहीं होता है। तो कहने का मतलब एक्चुअल में मेंडल से पहले, देखो मेंडल ने भी इसको रिजेक्ट किया था एंड मेंडल से पहले भी एक्चुअल में ये थ्योरी है ये हो चुकी थी रिजेक्ट। लेकिन बस ये ध्यान रखना है आपको कि ये थ्योरी उस समय काफ़ी फेमस थी, क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर इवन एनसीईआरटी के अंदर भी एक तरह आपको एक टर्म मिलेगा वहाँ पे ब्लेंडिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है। तो ये तो हो गया हमारा प्री मेंडलिज्म के बारे में। तो प्री मेंडलिज्म के अंदर खैर बहुत कुछ कोई सॉलिड एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलता है, बस ये ध्यान रखना है एक थ्योरी फेमस थी उस समय, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, वो भी एक्चुअल में मेंडल के आने तक डिस्कार्ड हो चुकी थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंडलिज्म, जिसके अंदर हम देखेंगे मेंडल के वर्क के बारे में। मेंडलिज्म, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल। एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए जो मेंडल है इन्हीं को हम बोलते हैं, इनकी डिस्कवरी की वजह से इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल अपना जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है एक्चुअल में इसका जो टाइम पीरियड है ये था करीब 1856 से 1863। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल ड्यूरेशन है ये था 1856 से 1863। तो करीब 7 से लेकर 8 साल जो है मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था। देखिए मेंडल बहुत ही आप समझ सकते हैं जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहला जो नाम जो आता है वो आता है मेंडल का। मेंडल के बिना हम जेनेटिक्स को नहीं समझ सकते, क्योंकि बहुत बेसिक फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट वर्क इन्होंने किया था। इन्हीं के वर्क की वजह से आज के डेट में हम जेनेटिक्स को यहाँ तक समझ पाए हैं, या जेनेटिक्स जो है वो यहाँ तक पहुँच पाई है। देखिए मेंडल जो थे, मेंडल के बारे में बात करें, मेंडल का जो बर्थ है ये होता है 1822 में ऑस्ट्रिया के एक विलेज के अंदर हुआ था। वहीं पे जो है इनकी बेसिक एजुकेशन हुई। देखिए जो इनका स्कूल था वहाँ पे जो भी बेसिक एजुकेशन थी उसके साथ साथ में इन्हें मिली वहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी इनको ट्रेन किया गया। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी मेंडल के पास में, तो इसलिए करीब जब ये 21 की एज के थे, जब ये 21 की एज के हुए तो इन्होंने एंटर किया ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री के अंदर। मोनेस्ट्री के अंदर चले गए। मेन रीज़न यही था कि भाई जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मतलब रहने की खाने पीने की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, एंड वहाँ पे ठीक से अपनी जो पढ़ाई है, जो अपना साइंटिफिक जो रिसर्च है उस पर ये फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए वो जो मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री वो केवल रिलीजियस पर्पज से नहीं थी, केवल वहाँ पे रिलीजियस वर्क नहीं होता था। रिलीजियस के साथ साथ में वहाँ पे कई सारी जो साइंटिफिक रिसर्च है या जो कल्चरल एक्टिविटी है वो भी काफ़ी फेमस होती थी वहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थी वो ऑगस्टिन मोनेस्ट्री उस समय अपने साइंटिफिक एंड कल्चरल प्रोग्राम्स की वजह से। इसके अलावा कई सारे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे वो भी उसको ज्वाइन करते थे। मतलब आप बोल सकते हो कि जो भी इंटेलेक्चुअल लोग थे वो उसको ज्वाइन करते थे। तो मेंडल ने भी कहीं ना कहीं समझा कि मुझे भी इसको ज्वाइन करना चाहिए, तो मेंडल ने फिर वहाँ पे 21 की एज में रहना स्टार्ट कर दिया। मेंडल जो है टीचर बनना चाहते थे। मेंडल ने जो एलिमेंट्री स्कूल के लिए मतलब जो एग्ज़ाम था उसको दिया, उस एग्ज़ाम को लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर पाए। अब इसके बाद में जो मेंडल थे 1843 के अंदर, 1843 में तो इन्होंने ऑगस्टिनियन जो मोनेस्ट्री है उसमें एंटर किया था, क्योंकि 1822 में इनका बर्थ हुआ था। 1843 में ये मोनेस्ट्री में इन्होंने एंटर किया था 21 की एज में। 1851 में फिर इनको यहाँ से भेजा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर ही है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में फिर जाके ये फर्दर स्टडी करते हैं अपनी साइंटिफिक। इनमें आगे इनके जो मेन सब्जेक्ट थे वो थे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नेचुरल साइंस। अब देखिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर मेन जो दो साइंटिस्ट या टीचर आप बोल सकते हैं, मेनली कर साइंटिस्ट ही हैं जिनका मेंडल के ऊपर इन्फ्लुएंस रहा, वो थे एक तो डॉपलर। देखिए डॉपलर वही है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में। तो जो क्रिस्टियन डॉपलर थे उन्होंने इन्हें मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के अंदर ट्रेन किया।
इसके अलावा एक और साइंटिस्ट फ्रांज उंगर, जो फ्रांज उंगर थे, उन्होंने इनको प्लांट साइंस के बारे में, प्लांट में किस तरह से वेरिएशन आती हैं उनके बारे में, एंड जो भी फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी, उसके अंदर इनको ट्रेन किया। तो यहाँ से आप समझ सकते हो ये बड़े इंपॉर्टेंट ईयर्स थे। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ विना के जो भी 2 साल इन्होंने बिताए वहाँ पे, ये बड़े इनके इंपॉर्टेंट ईयर्स थे एज ए साइंटिस्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि इन्होंने मैथमेटिक्स को सीखा एंड बायोलॉजी को सीखा, एंड किस तरह से नई अप्रोच के साथ में, मतलब किस तरह से बायोलॉजी को समझने के लिए किस तरह से मैथमेटिक्स को अप्लाई करना है, या मैथमेटिक्स की मदद से किस तरह से बायोलॉजी को समझना है, बायोलॉजिकल जो फिनोमेनन है उसको एक्सप्लेन करना है। ये जो स्किल था ये मेंडल के अंदर इस समय डेवलप होना स्टार्ट हो गया। देखिए यही इंपॉर्टेंट जो स्किल है ये आगे चल के उनके काम आता है जब उन्होंने पी प्लांट पे अपना वर्क किया था। तो 1851 में उन्होंने वहाँ पे एंट्री ली थी, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ विना के अंदर। 1853 में अपनी जो एजुकेशन है उसको लेके फिर वापस आते हैं, एंड वहीं पे फिर जो मोनेस्ट्री को वापस ज्वाइन करते हैं, और वहाँ पे एक जो लोकल स्कूल था वहाँ पे पढ़ाना ये स्टार्ट कर देते हैं। जिस स्कूल में ये पढ़ाते थे वहाँ के जो भी और भी बाकी जो टीचर्स थे वो भी देखिए जो प्लांट ब्रीडिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड थे। इसके अलावा इनके जो फेलो मॉन्क्स थे उनके अंदर भी प्लांट ब्रीडिंग या जो वेरिएशंस है उनको लेके बहुत ज़्यादा एक तरह से आप बोल सकते हैं एक फैसिनेशन था। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी पर्सन जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आता ही है। इसके अलावा इवन कॉलेज टाइम से ही, यूनिवर्सिटी टाइम से ही इनके अंदर एक फैसिनेशन था कि भाई मुझे भी किस तरह से जो प्लांट ब्रीडिंग है, किस तरह से वेरिएशन आता है, किस तरह से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, इसके बारे में समझना है। तो फाइनली 1856 में मेंडल अपने जो लीजेंडरी वर्क है उसको स्टार्ट करते हैं। 1856 में इन्होंने अपना जो वर्क है उसको स्टार्ट किया, एंड करीब 1863 तक इन्होंने अपना वर्क जो है उसको कंप्लीट किया। अच्छा, एक और चीज़ अगर हम बात करें, देखिए मेंडल के बारे में दुनिया को एक्चुअली पता चलता है 1901 में। 1901 में क्या होता है, काफ़ी फेमस एक इंटरनेशनल जर्नल था, फ्लोरा। तो 1901 के अंदर मेंडल का जो वर्क है ये पब्लिश होता है, और दुनिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वहाँ तक इनका वर्क पहुँचता है, और लोग देखते हैं और बड़े सरप्राइज होते हैं कि काफ़ी अच्छा वर्क किसी पर्सन ने किया है। तो चलिए पता करते हैं कौन पर्सन है जिसने इतना अच्छा वर्क किया। एंड देखिए सरप्राइज होने की बात ये भी थी कि जो वर्क था ये 1900 का नहीं था, वक्त तो काफ़ी पुराना था। मेंडल ने अपना जो वर्क है इसको पब्लिश किया था एक्चुअल में 1865 में। 1863 में तो कंप्लीट कर लिया था, एंड 1865 में इसको पब्लिश किया था। यानी कि करीब 35 ईयर्स पुराना वर्क 1901 में जब लोगों ने देखा, तो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने देखा, तो काफ़ी सरप्राइज हुए कि भाई बहुत अच्छा वर्क, इतना एक्सीलेंट वर्क कोई पर्सन कर चुका है और किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है। फिर उन्होंने मेंडल के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि भाई जो मेंडल है उनकी तो ऑलरेडी 1884 में डेथ हो चुकी है। तो जो भी चीज़ें हम पता कर रहे हैं एक्चुअल में, ये सारी चीज़ें जो हैं फिर बाद में पता की गई थी जब मेंडल का जो वर्क है दुनिया के सामने आता है। इसलिए कई बार जो भी ईयर्स है या जो डेट्स हैं उतनी एग्जैक्ट हमें देखने को नहीं मिलती है, थोड़ा बहुत जो वर्क ड्यूरेशन है उसमें भी आगे पीछे लिखा होता है। खैर, मेंडल ने अपना वर्क किया 1856 से 1863 तक। इसके बाद में 1865 में जो मेंडल है उन्होंने अपना जो वर्क है उसको फिर पब्लिश किया। His work was published in 1865। His work was published in 1865। उनका जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था कब, 1865 में। बट अनफॉर्चुनेटली इनका जो वर्क था उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। बट he could not get any recognition for his work। पब्लिश भी हुआ इनका, लेकिन जो वर्क था उसको कोई प्रॉपर रिकॉग्निशन यहाँ पे नहीं मिल पाया। देखिए रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल पाया, उसके पीछे कुछ रीज़न थे। मेंडल ने जो भी बातें बताई, मेंडल का जो वर्क है वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट था, लेकिन उस समय मेंडल का जो वर्क था उसको समझने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। वो चीज़ें उस समय तक डिस्कवर्ड नहीं थी।
देखिए मेंडल के टाइम तक सेल डिवीज़न की डिस्कवरी नहीं हुई थी, सेल डिवीज़न या इवन क्रोमोसोम्स के बारे में भी आइडिया नहीं था। मेंडल के वर्क को समझने के लिए सेल डिवीज़न का आइडिया होना, माइटोसिस मियोसिस, स्पेसिफिकली मियोसिस का आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी है, क्रोमोसोम का आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज मेंडल के वर्क को समझना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेंडल ने जब बोला कि भाई डिस्क्रीट यूनिट होती है, जो फैक्टर है, फैक्टर होते हैं डिस्क्रीट यूनिट जिनको हम आज की डेट में बोलते हैं जीन। मेंडल ने उसके लिए टर्म यूज़ किया था फैक्टर, फैक्टर को ही बाद में फिर नाम दिया गया था जीन। तो मेंडल ने बताया कि भाई फैक्टर होते हैं और ये जो फैक्टर है कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और ये एक डिस्क्रीट यूनिट है, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है। ब्लेंडिंग को इन्होंने पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया था। तब बात तो फिर लोगों ने पूछा उनसे, जो इनकी मतलब जो कमिटी थी, जब इन्होंने अपने वर्क को प्रेजेंट किया था तो इनसे क्वेश्चनिंग की गई कि भाई आप जो बोल रहे हैं फैक्टर है, तो आप ये बताइए कि फैक्टर कहाँ पे लोकेटेड होते हैं एंड जो फैक्टर है किस चीज़ के बने होते हैं। इस बात का मेंडल के पास में उस समय कोई जवाब नहीं था कि भाई कहाँ पे लोकेटेड है एंड किस चीज़ के बने हुए हैं, क्योंकि उस समय तक माइक्रोस्कोप्स वगैरह भी उतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, क्रोमोसोम या सेल डिवीजन की डिस्कवरी उस समय नहीं हुई थी। फिर मेंडल जब बोलते थे कि भाई पेयर में होते हैं फैक्टर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं या इवन पी प्लांट के अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेयर में होते हैं। जब पेयर में होंगे तो किसी भी कैरेक्टर के लिए मिलेंगे 2 एलील। अच्छा, फिर मेंडल ने बोला कि ऑर्गेनिज्म के अंदर फैक्टर होते हैं पेयर में, लेकिन हर एक जो पेरेंट है प्रोजेनी के अंदर एक ही फैक्टर को ट्रांसफ़र करता है। अब इस बात से भी कई लोगों को ऑब्जेक्शन था कि भाई जब पेरेंट के पास में पूरा पेयर है, जब पेरेंट के पास में किसी कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर प्रेजेंट है, तो वो प्रोजेनी के अंदर एक फैक्टर ही क्यों ट्रांसफ़र करेगा, और एक फैक्टर ट्रांसफ़र करेगा भी कैसे, कौन सा प्रोसेस है। अब उस समय तक तो म्यूसिस के बारे में पता नहीं था। आज के डेट में हम जानते हैं कि हाँ भाई म्यूसिस होता है, म्यूसिस की वजह से क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो वैसी बात है 2 फैक्टर में से जो एक पेरेंट है वो प्रोजेनी के अंदर एक ही फैक्टर को ट्रांसफ़र करेगा। तो उस समय कई सारी चीज़ें आप बोल सकते हो, बायोलॉजी की कई सारी चीज़ें डिस्कवर्ड नहीं थी, उसकी वजह से मेंडल के वर्क को प्रॉपर लोग नहीं समझ पाए। इसके अलावा जैसे क्रोमोसोम के बारे में नहीं पता था तो उसकी लोकेशन के बारे में नहीं बता पाए। तो मेंडल का जो वर्क था काफ़ी एक्सीलेंट वर्क था, लेकिन लोग उसे रिकॉग्नाइज उस समय नहीं कर पाए। इसके अलावा अब देखिए, अब अगर हम ये बात करें कि भाई मेंडल ने इतना एक्सीलेंट वर्क कैसे किया, मतलब इनके काम के अंदर ऐसी क्या डिफरेंस था, ऐसी क्या खूबियाँ थी जिसकी वजह से ये जेनेटिक्स के उन प्रिंसिपल्स के बारे में बता पाए जिनके बारे में बाकी लोग नहीं बता पाए थे। देखिए पहली बात तो ये, मेंडल ने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया, इनके काम करने का जो अप्रोच था वो एकदम नया था। बाकी लोग जिस अप्रोच पे काम करते थे उससे काफ़ी हट के मेंडल ने नई अप्रोच पे काम किया। देखिए बाकी लोग क्या करते थे, मान लीजिए 2 प्लांट को स्टडी कर रहे हैं, तो 2 प्लांट को क्रॉस कराया, अब उससे जो प्रोजेनी आएगी उसके अंदर कई सारे कैरेक्टर होंगे। बाकी लोग का अप्रोच ये था कि भाई प्लांट के अंदर मान लीजिए जब क्रॉस करा रहे हैं तो जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को ऑब्जर्व करेंगे। अब जब प्रोजेनी आएगी उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर हैं, तो सभी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस पेरेंट से कौन सा मैच हो रहा है, क्या डिफरेंस इसमें देखने को मिल रहा है। तो काम हो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। मेंडल ने अपने काम को काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा। मेंडल ने बोला कि भाई हम एक बार में एक कैरेक्टर को ही स्टडी करेंगे। देखिए उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, एक बार में एक जो कैरेक्टर है उसको वो स्टडी करते थे। तो एक कैरेक्टर को जब उन्होंने फोकस किया तो काम को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई, और यही रीज़न था कि वो प्रॉपर जो कंक्लूजन है वहाँ तक पहुँच पाए, जेनेटिक्स के उन प्रिंसिपल्स को डिस्कवर कर पाए जिनको कि बाकी लोग, उनसे पहले वाले जो लोग हैं वो डिस्कवर नहीं कर पा रहे थे। तो मेंडल का जो फ्रेश अप्रोच है वो एक तरह से काफ़ी हद तक रेस्पॉन्सिबल है उनकी इस डिस्कवरी की वजह से। इसके अलावा अगर हम देखें, देखिए मेंडल ने पहली बात तो ये भी है कि हाँ एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल है वो क्या लिया, पी प्लांट लिया। अब पी प्लांट ही क्यों लिया, उसके पीछे भी कई सारे रीज़न थे, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने केवल पी प्लांट पे ही डायरेक्ट अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए। मेंडल ने पहले कुछ एनिमल्स पे भी ट्राई किया, कुछ अदर प्लांट्स पे भी ट्राई किया, एंड फाइनली जो मेंडल थे उन्होंने सेलेक्ट किया किसको, पी प्लांट को, और फाइनली पी प्लांट पे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था उसको स्टार्ट किया। इसके बारे में खैर हम आगे देखेंगे कि पी प्लांट को ही उन्होंने सेलेक्ट क्यों किया। तो पहला रीज़न तो ये पी प्लांट का सिलेक्शन। दूसरा रीज़न कि एक बार में वो एक कैरेक्टर को ही स्टडी करते थे, काम को काफ़ी सिंपल रखा। देखिए पहले तो उन्होंने क्या किया, एक कैरेक्टर को स्टडी किया है, पी प्लांट में 7 कैरेक्टर लिए, सबको एक एक करके स्टडी किया, एक के बाद में फिर उन्होंने स्टार्ट किया 2 के बारे में। तो बड़े सिस्टमेटिक मैनर में वो आगे बढ़े हैं। इसके अलावा जब भी उन्होंने क्रॉस किए हैं तो प्योर पेरेंट पहले तैयार किए हैं। देखिए प्योर का मतलब होता है होमोजाइगस, हम लोगों ने टर्म यूज़ किए थे होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है प्योर,
होमोजाइगस जिसमें कि सिमिलर टाइप के एलील प्रेजेंट हो। तो पहले क्या करते थे, वो प्योर पेरेंट तैयार करते थे, उसके बाद में कोई क्रॉस स्टार्ट करते थे। इसके अलावा किस तरह से उनको क्रॉस करना है, पूरा जो क्रॉस है उसको पहले पूरा डिज़ाइन करते थे, पूरे पेरेंट को तैयार करते थे और फिर डिज़ाइन करते थे कि हाँ इसको हमें इससे क्रॉस करना है, इस पेरेंट को हम इससे क्रॉस करेंगे। तो पूरा एक मैप तैयार करते थे, उसके बाद उसको वो फॉलो करते थे। बहुत सिस्टमेटिक वे में उन्होंने काम किया है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या सबसे डिफरेंट चीज़ जो हम बोल सकते हैं वो ये भी थी, उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ किया। देखिए मान लीजिए मेंडल जो है सिंगल कैरेक्टर के लिए अपना क्रॉस कर रहे हैं, तो मेंडल पहले, क्योंकि मैथमेटिक्स में वो काफ़ी ट्रेन हो चुके थे, तो मैथमेटिक्स को यूज़ करके वो पहले से ही आइडिया लगा लेते थे कि भाई अगर मैं सिंगल कैरेक्टर को स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे क्या रेशियो मिलेगा। तो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसे कि a+b का होल स्क्वायर, इस तरह की चीज़ों को उन्होंने यूज़ करके पहले से ही पता भी कर लिया कि क्या मुझे रिजल्ट मिलने वाला है, कि जब मैं सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करूँगा तो मुझे मिलेगा 3:1 का रेशियो, एंड जब मैं 2 कैरेक्टर को स्टडी करूँगा तो मुझे मिलेगा 9:3:3:1 का रेशियो। तो पहले तो निकाला उन्होंने किससे, मैथमेटिक्स से। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से भी उन्होंने उसी रेशियो को लाके बताया। तो एक तरह से देखिए मैथमेटिकली भी आ गया और एक्सपेरिमेंट से भी आ गया। तो डबल वेरिफिकेशन यहाँ पे उन्होंने हर एक एक्सपेरिमेंट का किया। इसके अलावा क्योंकि वो देखिए मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर काफ़ी अच्छे थे, अब प्रोबेबिलिटी के अंदर उनको पता था कि प्रोबेबिलिटी के अंदर अच्छे रिजल्ट कब मिलते हैं, जब सैंपल साइज ज़्यादा हो। तो मेंडल ने कभी ये नहीं किया कि वो एक प्लांट को दूसरे प्लांट से क्रॉस कर रहे हैं। मेंडल मतलब एक एक दो प्लांट को क्रॉस नहीं करते थे। मेंडल अपना जो सैंपल साइज है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का उनको आइडिया था, तो इस वजह से सैंपल साइज को काफ़ी बड़ा रखते थे। वो एक एक बार में हज़ार हज़ार प्लांट को क्रॉस करते थे और उसमें फिर काउंट करते थे कि किन के अंदर कौन से कैरेक्टर हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा जो एक्यूरेट रिजल्ट हैं, ज़्यादा जो यूनिफॉर्म रिजल्ट हैं वो देखने को मिले। तो मेंडल ने अपना जो सैंपल साइज था वो भी हमेशा क्या रखा, लार्ज रखा। इसका देखिए फ़ायदा ये भी था कि हाँ ये बता सकते हैं कि भाई ये किसी प्रोसेस किसी एक प्लांट में फॉलो नहीं हो रहा है, कई सारे प्लांट को हमने लिया है, तो ये ज़्यादा इसको यूनिफॉर्म माना जाएगा, ये ज़्यादा जो है कन्विंसिंग भी होगा। तो ये कुछ यूनिक चीज़ें थी मेंडल के वर्क की, जिसकी वजह से मेंडल का जो वर्क है वो इतना ज़्यादा एक्सीलेंट था। एंड वो कुछ बेसिक जो चीज़ें थी जेनेटिक्स के बारे में, एक ऐसी चीज़ जो कि बाकी लोग नहीं बता पा रहे थे, उसके बारे में बता पाए कि किस तरह से जो है वो इनहेरिटेंस होता है। लेकिन हाँ वो बात अलग थी कि उस समय तक कुछ चीज़ें डिस्कवर्ड नहीं थी, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनके वर्क को उतना समझ नहीं पाए। अब एक और चीज़ ये भी आती है, देखिए मेंडल का वर्क तो शायद हिडन ही रह जाता, बट फ़ायदा ये था, या अच्छी चीज़ ये हम बोल सकते हैं कि कम से कम उनका जो वर्क था वो पब्लिश तो हो गया। पब्लिश हो गया था कब, 1865 में। कोई भी वर्क जब पब्लिश हो जाता है तो उसका एक रिकॉर्ड रहता है, और ये जो वर्क था फिर ज़्यादातर जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है, तो एक तरह से रिकॉर्ड रहता है। और इनका जो वर्क था 1900 के अंदर, 3 साइंटिस्ट जो थे उनके बारे में हम बात करेंगे। 1900 के अंदर कुछ साइंटिस्ट के हाथ में इनका वर्क लग जाता है जो भी इसी टॉपिक पे काम कर रहे थे। तो वहाँ से इनका जो वर्क है फिर वापस दुनिया के सामने आता है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं एक तरह से मेंडल जो है अपने टाइम से काफ़ी आगे चल रहे थे, और उसकी वजह से उस समय मेंडल के वर्क को लोग नहीं समझ पाए। लेकिन अच्छा, अब बात याद है कि भाई बाद में लोगों ने कैसे समझ लिया, क्योंकि 1900 तक क्या हुआ था, जो सेल डिवीज़न है, माइटोसिस मियोसिस, इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। तो अब लोग उस रेस्पेक्ट में, मतलब उस रेफरेंस में चीज़ों को समझ रहे थे कि हाँ भाई इन्होंने बोला कि पेरेंट के अंदर पेयर होता है, फिर एक जो फैक्टर है वो ट्रांसफ़र होता है प्रोजेनी में। तो उस समय तक लोग समझ चुके थे कि हाँ म्योसिस होती है, और म्योसिस के अंदर तो पेयर में से जो एक फैक्टर है वही ट्रांसफ़र होगा। भाई जो गैमेट है वो एक फैक्टर को लेकर जाएगा, गैमेट के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम तो मिलेंगे नहीं। तो मियोसिस की डिस्कवरी हो चुकी थी, इसलिए फिर जो बाकी लोग थे या बाकी जो साइंटिस्ट थे उनके वर्क को समझ पाए, और उन्हें फिर मेंडल का जो वर्क था बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो एक्सीलेंट टाइप का उन्हें यहाँ पे फील हुआ कि वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। खैर, अब इसके बाद में देखिए 1865 में जो वर्क था पब्लिश हुआ, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। 1884 में इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसमें रीडिस्कवरी के बारे में। इनके वर्क की जो रीडिस्कवरी है वो होती है 1900 में। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है। देखिए वैसे तो मेनली तो हमें यही याद रखना होता है कि मेंडल ने अपना जो वर्क है वो किस पे किया था, पी प्लांट पे। ही वर्कड ऑन पी प्लांट। He worked on pea plant. He worked on pea plant, Pisum sativum,
देखिए ये तो इनका एक मेन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था जिस पे उन्होंने करीब 7 से लेकर 8 साल वर्क किया था पी प्लांट के अलावा। देखिए पी प्लांट पे काम करने के बाद मेंडल जो है उस समय के एक फेमस साइंटिस्ट थे कार्ल नागेली। जो कार्ल नागेली साइंटिस्ट हैं उनसे मेंडल मिलते हैं और उनका अपना जो वर्क है उसके बारे में बताते हैं। तो जो कार्ल नागेली है वो बोलते हैं कि आपका वर्क काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपने केवल पी प्लांट के ऊपर अपना काम किया है, तो आप ऐसा कीजिए किसी और जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है उसको भी लीजिए। तो मेंडल के पूछने पे ही फिर जो कार्ल नागेली थे उन्होंने इनको दूसरा प्लांट सजेस्ट किया। कार्ल नागेली ने उनसे बोला कि भाई आप अपना जो वर्क है ये कीजिए हिरेशियम पे, हिरेशियम प्लांट। कार्ल नागेली ने सजेस्ट किया कि आप इस प्लांट के ऊपर भी अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर यहाँ पे भी आपको वही रिजल्ट मिले जो कि आपको पी प्लांट के केस में मिले थे, इसका मतलब आपका जो काम है वो यूनिवर्सल है। इसका मतलब ये है कि मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि आपका प्लांट, आपका जो वर्क है, आपने जो भी चीज़ बताई है वो केवल पी प्लांट पे ही एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये चीज़ें यूनिवर्सल है। तो मेंडल ने कहा कि भाई ठीक है, उन्होंने हिरोशिमा प्लांट पे अपना जो वर्क था, अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो स्टार्ट कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेंडल को कोई भी रिजल्ट हिरोशिमा प्लांट पे वैसा नहीं मिला जिस तरह से उनको मिला था पी प्लांट के ऊपर। इसके पीछे कुछ रीज़न भी है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो कार्ल नागेली है उनको शायद पहले से पता था कि इस पर रिजल्ट नहीं आएगा, उन्होंने जानकर इनको सजेस्ट किया था, क्योंकि जो कार्ल नागेली है वो भी सेम टॉपिक के ऊपर ही काम कर रहे थे। अब खैर इस चीज़ कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये भी हो सकता है कि शायद कार्ल नागेली को भी नहीं पता हो, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल में देखिए हिरोशिमा प्लांट पे उनको रिजल्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसके अंदर मियोसिस नहीं होती है। हिरोशिमा प्लांट के अंदर मियोसिस नहीं होती है, मियोसिस नहीं होती है, इसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिरोशिमा के अंदर क्या होता है, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेंडल का जो पूरा वर्क है ये मियोसिस पे बेस्ड है। पी प्लांट पे उनको जो भी रिजल्ट मिले थे वो मिले थे किसकी वजह से, मियोसिस की वजह से। हिरोशिमा में मियोसिस नहीं होती है, तो यहाँ पे उनको कोई भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो जो मेंडल थे थोड़ा बहुत वो भी डाउट में आ गए अपने वर्क को लेके कि शायद उनका जो वर्क है वो उतना यूनिवर्सल नहीं है। और ये भी कई लोग ये रीज़न मानते हैं कि शायद इस वजह से मेंडल ने कई सारी चीज़ें और भी सोच रखी थी, लेकिन उन्होंने अपना जो वर्क है उसको फिर वहीं पे स्टॉप कर दिया। पी प्लांट के बाद ही उन्होंने ज़्यादा अपने वर्क को एक्सटेंड नहीं किया एंड ज़्यादा एग्रेसिवली अपना जो वर्क था उसको लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो भी थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट में आ चुके थे। खैर 1865 में वर्क पब्लिश हुआ, रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। इसके बाद में 1900 के अंदर जो मेंडल है इनका जो वर्क है होती है इनकी रिडिस्कवरी, रिडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। रिडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। देखिए 3 साइंटिस्ट हैं इसमें, नाम याद रखना है आपको। एक तो थे इसमें ह्यूगो डे व्रीज, ह्यूगो डे व्रीज। दूसरे जो साइंटिस्ट हैं कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस। एंड तीसरा साइंटिस्ट है एरिक वॉन शर्मैक, एरिक वॉन शर्मैक। और ये जो डिस्कवरी है ये हुई थी कब, 1900 के अंदर। ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन शर्मैक, देखिए ये भी सेम टॉपिक पे ही काम करते हैं जिस पे कि मेंडल ने किया था। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो नेचुरल प्रोसेस ये होता है कि हम किसी न किसी जर्नल को हम एक तरह से रेफरेंस के तौर पे उसको रीड करते हैं, जिससे कि एक तो हमें कुछ चीज़ समझ में आ जाए, हमारे काम थोड़ा सा आसान हो जाए रेफरेंस लेने के लिए, एंड कोई काम का रिपीटिशन भी ना हो। तो इन लोगों के हाथ में लग गया मेंडल का वो जर्नल जो कि 1865 के अंदर पब्लिश हुआ था। तो इन्होंने जब उस जर्नल के अंदर मेंडल के वर्क को देखा तो ये लोग काफ़ी सरप्राइज हुए। इन्होंने देखा कि भाई ये तो काफ़ी अच्छा वर्क है और इसको तो कुछ प्रॉपर रिकॉग्निशन भी नहीं मिला है। तो मेंडल के वर्क को देखते हुए पूरी ऑनेस्टी के साथ इन्होंने एक दूसरे जर्नल में 1901 में एक काफ़ी फेमस जर्नल फ्लोरा के अंदर मेंडल का जो वर्क है उसको रिपब्लिश किया।
और जब ये वर्क रिपब्लिश हुआ तब जाके ये दुनिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट तक वहाँ तक उनका वर्क पहुँच पाया। तो फिर इन लोगों ने यहाँ से डिसाइड किया कि भाई मेंडल इतना वर्क कर चुके हैं तो हम जो है इस काम को रिपीट क्यों कर रहे हैं, हम इसके आगे जो कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम पता करेंगे। तो इन तीनों को क्रेडिट जाता है, आपको नाम याद रखना है, ह्यूगो डी व्रिस, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन शर्मेक। इन्होंने किया था मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी। अच्छा, जो मेंडल के वर्क को रिपब्लिश कराया गया, रिपब्लिश कराने में जो मेन रोल था वो था किनका? ह्यूगो डी व्रिस का। इसके अलावा देखिए हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने कोई भी लॉ नहीं दिया था, मेंडल ने दिए थे कंक्लूजन्स। मेंडल ने क्या दिए थे? कंक्लूजन्स। मेंडल के जो कंक्लूजन्स थे उनसे लॉ बनाने का जो काम है वो किया था मेनली किसने? कार्ल कोरेंस ने। कार्ल कोरेंस ने मेंडल के कंक्लूजन से क्या बनाए थे? लॉ बनाए थे। तो जो भी लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप पढ़ते हैं उनको बनाने का जो काम है वो एक्चुअल में था कार्ल कोरेंस का। मेंडल के ही जो कंक्लूजन है उनको यूज़ करके इन्होंने लॉ को फॉर्म किया। तो इन तीनों ने इसके वर्क की डिस्कवरी की। एंड क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मियोसिस है उसकी डिस्कवरी हो चुकी थी तो उसकी वजह से जो मेंडल है उसके वर्क को ये लोग समझ पाए एंड बाकी के दुनिया के जो साइंटिस्ट थे वो भी समझ पाए। और इस वजह से आफ्टर डेथ फिर मेंडल को दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स का टाइटल। अब देखिए बात आती है कि भाई ठीक है, वर्क इतना ज़्यादा एक्सीलेंट था। देखिए हुआ क्या था कि मेंडल क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी अच्छे थे तो उन्होंने मैथमेटिक्स को यूज़ करके जो अपने रिजल्ट थे, जो कंक्लूजन थे वो काफ़ी सही दे दिए थे। लेकिन दिक्कत वही थी कि बायोलॉजिकल चीज़ें कुछ डिस्कवर्ड नहीं थी, कुछ चीज़ें जैसे कि सेल डिवीजन डिस्कवर नहीं था तो लोग उसको समझ नहीं पाए थे। अब बात याद है कि इसके अलावा और क्या रीज़न थे जिसकी वजह से जो मेंडल है उनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। ये एग्जाम के अंदर ही पूछा जाता है कि मेंडल के वर्क को प्रॉपर रिकॉग्निशन उस समय क्यों नहीं मिल पाया। इसके बारे में एनसीईआरटी के अंदर मेनली आपके 4 पॉइंट दिए हुए हैं। एनसीईआरटी से ही हम जो पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मेंडल को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल पाया इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए एनसीईआरटी के अंदर आप देखेंगे जहाँ पे आपको दिया हुआ है ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसी के नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि मेंडल को उस समय रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल पाया। तो यहाँ आप देखेंगे मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865। मेंडल ने अपना जो इनहेरिटेंस का वर्क है उसे पब्लिश किया था कब? 1865 में। लेकिन फॉर सेवरल रीजंस इट रिमेंड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। कई रीज़न की वजह से इनका जो वर्क है वो क्या रहा? अनरिकॉग्नाइज रहा टिल 1900, क्योंकि 1900 जो है वहीं पे जो 3 साइंटिस्ट हैं उन्होंने उनके वर्क को फिर रीडिस्कवर किया था। अब इसके बाद में जो है इसमें रीज़न दिए हुए हैं कि क्यों उनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। फर्स्टली कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी एज इट इज़ नाउ इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइड। उस समय जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं था। ये सिंपल सी बात ये है, मेंडल का वर्क 1865 में मेंडल का वर्क जिस जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ था, एक जर्मन लैंग्वेज का लोकल जर्नल था। उसका नाम एक्चुअल में है एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। नाम खैर आपको याद नहीं रखना है, तो आप बस ये याद रखो कि एक लोकल जर्नल था जर्मन लैंग्वेज का जिसके अंदर उनका जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था। उसका जो सर्कुलेशन है वो बहुत कम था। तो आप ये बोल सकते हो कि 1865 के अंदर एक्चुअल में दुनिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वहाँ तक उनका काम पहुँच ही नहीं पाया। भी आज की डेट में जो कम्युनिकेशन का लेवल है और उस डेट में जो लेवल था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उस समय जो कम्युनिकेशन है वो आज की डेट जैसा नहीं था। तो किसी अच्छे जर्नल में उस समय के साथ हम देखें तो वर्क पब्लिश नहीं हो पाया, इसलिए लोगों के सामने उनका वर्क नहीं पहुंच पाई। तो फर्स्ट रीज़न है, काफ़ी सिंपल। अब आता है सेकंड, जो कि थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। सेकेंडली हिज कंसेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर्स इन मेंडल्स वर्ड एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल्ड the expression of traits and of the pair of alleles which did not blend with each other। देखिए did not blend क्योंकि मेंडल ने बोला कि कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है। did not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature। इसका मतलब सिंपल सा ये है, आपको ध्यान रखना। देखिए ये सेकंड जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को इसी में होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखें। जो सेकंड पॉइंट इसका मतलब सिंपल सा ये, मेंडल ने जब ये बताया था कि भाई फैक्टर होते हैं, मेंडल ने बोला कोई ब्लेंडिंग वगैरह नहीं होती, क्योंकि मेंडल ने जब देखा कि मेंडल ने जब भी टॉल को डॉफ से क्रॉस किया
तो हमेशा मेंडल को क्या मिला, टॉल। अगर ब्लेंडिंग होती तो कोई इंटरमीडिएट जो हाइट है वो उनको देखने को मिलती, लेकिन मेंडल को कोई भी जो इंटरमीडिएट हाइट है वो नहीं मिली। मेंडल को हमेशा जो प्लांट है टॉल और डॉर्फ को क्रॉस कराने पे क्या मिले थे, टॉल। तो मेंडल ने बोला कि भाई फैक्टर होते हैं जो कि डिस्क्रीट यूनिट होती है, इसमें कोई चेंज, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, और जो फैक्टर है इनमें कोई चेंज नहीं होता है, कोई मिक्सिंग नहीं होती है, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, और ये एज इट इज़ एक जनरेशन से दूसरी जो जनरेशन है उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। भाई डोमिनेंट वाला फैक्टर है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर जैसे कि टॉलनेस के लिए तो वो टॉल बनाएगा, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है जैसे कि डॉफनेस के लिए तो वो डॉफ बनाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम थी इनकी इस बात से। उन्होंने ये बताया कि भाई अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ जो टॉलनेस वाला है वो टॉल बनाएगा, डॉफनेस वाला जो है वो डॉफ ही बनाएगा, तो आप ये बताइए कि नेचर के अंदर हमें जो इतनी वेरिएशन देखने को मिलती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कंटिन्यूअस वेरिएशन, फॉर द अपेरेंटली कंटिन्यूअस वेरिएशन सीन इन नेचर। कंटिन्यूअस वेरिएशन सीन इन नेचर का मतलब क्या है? लोगों ने देखा कि भाई जब हम देखते हैं नेचर के अंदर तो ऐसा नहीं कि केवल टॉल या डॉर्फ ही मिलता है, टॉल के अंदर भी कई सारी रेंज होती है, एक आध इंच ऊपर नीचे भी होता है। लेकिन आप तो बोल रहे हैं एग्जैक्टली कि भाई टॉल वाला एकदम बिल्कुल टॉल बनाएगा और जो डॉर्फ वाला है बिल्कुल डॉर्फ बनाएगा, तो फिर इतनी वेरिएशन देखने को मिलती क्यों है? देखिए बात तो कुछ हद तक सही भी थी, क्योंकि आप देखोगे नेचर के अंदर एकदम ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल या तो ये या फिर ये, उसके बीच में कई सारे वेरिएंट्स होते हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। अब इस बात का मेंडल के पास उस समय कोई जवाब नहीं था कि इस तरह के इतने सारे वेरिएशन क्यों मिलते हैं, क्योंकि मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। देखिए जेनेटिक्स जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसको किसी एक चीज़ से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप समझ सकते थे कि मेंडल इस बात का जवाब उस समय नहीं दे पाए, तो लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद में थर्डली, मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time। देखिए मेंडल के वर्क की जो यूनिकनेस थी वो भी यही थी कि उन्होंने मैथमेटिक्स को यूज़ किया बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने में, लेकिन उस समय तक चीज़ काफ़ी नई थी, पहली बार इस काम को किया जा रहा था। तो उस समय कई सारे जो साइंटिस्ट थे उनके लिए बड़ी नई चीज़ थी, उनके लिए एक तरह से अनएक्सेप्टेबल था इस चीज़ को मान लेना। भाई उनको लगा कि एकदम पता नहीं ये किस तरह की बातें बता रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर ये मैथमेटिक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो उस समय एक तरह से ये फर्स्ट टाइम था बायोलॉजी को कोई मैथमेटिक्स के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। हाँ आज की डेट में अगर ये चीज़ होती है तो ये नई चीज़ नहीं है, ये पूरा सेट हो चुका है। तो एक रीज़न ये भी था कि मैथमेटिक्स की वजह से कुछ लोग आप बोल सकते हो उनको थोड़ा सा वर्क है, थोड़ा डिफिकल्टी भी लगा, एंड उनको लगा कि शायद इस तरह से हम बायोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट आप देखेंगे, फाइनली दो मेंडल वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स या जीन्स वर डिस्क्रीट यूनिट, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर और से वोट देवर मेडो। मेंडल ने हमेशा बोला कि भाई फैक्टर होते हैं और जो फैक्टर है वो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, फैक्टर जो है वो डिस्क्रीट यूनिट होती है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है। तो फिर मेंडल से पूछा गया कि भाई ठीक है अगर आप बोल रहे हैं कि फैक्टर होते हैं तो आप ये बताओ कि फैक्टर कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फैक्टर की लोकेशन क्या होगी, एंड ये फैक्टर किस चीज़ के बने होते हैं, क्या इनका केमिकल नेचर होता है। अब देखिए किस चीज़ के बने होते हैं और क्या केमिकल नेचर होता है, ये भी उस समय तक बताना पॉसिबल नहीं था। मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। देखिए किस चीज़ के बने होते हैं एंड कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये पता करने में तो काफ़ी टाइम लग गया था। क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि अब 1865 में, एक्चुअल में मॉर्गन के टाइम पे, मॉर्गन का जो वर्क है ये था करीब 1910 के आसपास। तो 1910 के आसपास मॉर्गन ने बताया था कि जो फैक्टर है या जो जीन है ये होते हैं क्रोमोसोम पे। मेंडल से पूछा कब गया है, 1865 में, और जवाब कब मिला है, 1910 में। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात कि किस चीज़ के बने होते हैं ये एक्चुअल में क्लियर हुआ है किससे, हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से, जो कि किया गया था कब, 1952 में। तो मेंडल से पूछ रहे हैं 1865 में कि जो फैक्टर है किस चीज़ का बना होता है, केमिकल नेचर क्या है, और जो एक्चुअल जवाब है उसका वो कब मिल पाया, 1952 में, हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से, दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो वहाँ से फिर क्लियर हो गया कि जो फैक्टर है जो जीन है वो क्या होता है, डीएनए होता है। तो आप समझ सकते हो उस समय मेंडल के लिए भी पॉसिबल नहीं था इन सारी बातों के जवाब दे पाना। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन उस समय नहीं मिल पाया। एक्चुअल में लोगों ने मेंडल के वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, मतलब ना तो कोई बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट किया गया, नहीं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि मेंडल के वर्क पे उतना ध्यान ही लोगों ने नहीं दिया। इसके अलावा कुछ एक रीज़न और था, आप बोल ले सकते हैं। उस समय देखिए जो डार्विन थे वो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। डार्विन की उस समय बुक आई थी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़, लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज था।
जो इवोल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक था। तो डार्विन ने इवोल्यूशन के बारे में जिस तरह से समझाया था, तो इवन बायोलॉजिस्ट, नॉन बायोलॉजिस्ट, कॉमन पर्सन जो है वो भी जानने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि किस तरह से इवोल्यूशन होता है, किस तरह से जैसे जो मंकीज़ हैं उनसे इवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से ह्यूमंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप बोल सकते हो डार्विन की वजह से भी कहीं ना कहीं मेंडल का जो वर्क है वो उस क्रेज के अंदर, मतलब मेंडल के वर्क के ऊपर लोग का ध्यान नहीं जा पाया, क्योंकि सारा जो फोकस था, सारा जो अटेंशन था वो था डार्विन की तरफ। कहाँ तो डार्विन की एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज टाइप चीज़ें थी कि भाई किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, और कहाँ मेंडल का एक टिपिकल या एक टफ आप बोल सकते हो मैथमेटिकल वर्क जो लोगों को लगा एक टफ मैथमेटिकल वर्क है जिसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से जो मेंडल है उनको वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। थैंक यू।